का कनेक्शन है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करें। तो बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। बड़ा जल्दी एकदम लेजी में लोड हो जा रहा है। 2021 2100 2300 सॉरी 2300 3200 3700 बहुत बढ़िया। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार से, प्रथम विश्व युद्ध से क्लास की शुरुआत करेंगे और आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दो तीन सवाल आते हैं जो आपके मन में होंगे कि आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वार जिसकी हम बात कर रहे हैं इसका एक पृष्ठभूमि क्या है, इसका परिचय क्या है। तो साथियों अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें, इसके पृष्ठभूमि की बात करें तो आपके लिए दो चीजें महत्वपूर्ण है। पहला क्या महत्वपूर्ण है कि प्रथम विश्व युद्ध क्या है, सबसे पहले सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध क्या है नंबर 1, और दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी क्या भूमिका है। हमारे लिए मेन क्या है, हमारे लिए मेन तो हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देख रहे हैं, तो राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी भूमिका क्या है ये दूसरा टॉपिक है। दोनों कंसर्न है। तो सबसे पहले थोड़ा सा विश्व युद्ध को समझते हैं और विश्व युद्ध को समझने के बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़के हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। ठीक है जी, तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। फिर से लोग कवच बैच के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने बताया है कि कवच बैच जो है आपका 30 अगस्त को डेमो होगा और 31 अगस्त से कवच बैच की क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था इसकी शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, क्या कारण थे, इस युद्ध के कारण क्या थे, इसका परिचय क्या था। तो सबसे पहले ये समझना, एक डेट याद कर लेना, वो डेट है 28 जुलाई 1914। तो मैं आपको एक समझाना चाहता हूं कि एक डेट है साथियों, जिस डेट को आप कहते हैं, मैं बड़े आराम से इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, है ना। 28 जुलाई 1914 को यह युद्ध जो है शुरू हुआ और 28 जुलाई 1914 से लेकर आप अमूमन क्या सुनते हैं, आप अमूमन सुनते हैं कि 1914 में शुरू हुआ और 1918 में समाप्त हो गया। लेकिन आजकल बीपीएससी के अंदर में एग्जाम के अंदर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कितने डेट को शुरू हुआ और कितने डेट को खत्म हुआ। तो 28 जुलाई को शुरू हुआ और सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, एक बार याद हो जाएगा। 11 नवंबर 1918 को ये जो है युद्ध समाप्त हुआ। ये जो विश्व युद्ध है 28 जुलाई 1914 को आधिकारिक रूप से शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को ये प्रथम विश्व युद्ध चला। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है इसे ग्रेट वॉर भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम ग्रेट वॉर की भी संज्ञा देते हैं, इसे हम विश्व युद्ध की भी संज्ञा देते हैं, इसे हम विश्व युद्ध की भी संज्ञा देते हैं और इसे हम एक और नाम से जानते हैं। उस नाम को हम कहते हैं, इसे हम महान युद्ध के नाम से भी जानते हैं, इसे हम एक महान युद्ध के भी नाम से जानते हैं। कई बार पूछा जा सकता है महान युद्ध या प्रथम महान युद्ध कब लड़ा गया, तो इसी को लड़ा गया। और सवाल होता है कि अगर युद्ध लड़ा गया तो कोई ना कोई दो देश के बीच में लड़ा गया होगा। लेकिन अगर किसी दो देश के बीच में वार होता तो हम कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का वार है, हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का वार मान लेते हैं। लेकिन यहां तो विश्व युद्ध है, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि दुनिया में बड़े बड़े देशों ने युद्ध को लड़ा होगा, इसलिए इसको कहा गया विश्व युद्ध। नहीं तो इसको विश्व युद्ध कोई नहीं कहता। अगर किसी ने इसे विश्व युद्ध कहा तो विश्व युद्ध कहने का मतलब क्या है, विश्व युद्ध कहने का मतलब यह है, विश्व युद्ध कहने का मतलब है दुनिया के बहुत सारे देशों ने लड़ा होगा। यस और नो, हां या ना, जरा बताइए मुझे, यस और नो। बिल्कुल, तो आप जानिए इसको कि दुनिया की दो मेजर शक्तियां, दुनिया की दो बड़ी शक्तियों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया। यूं कहें तो दुनिया की दो बड़ी शक्तियों के दो बड़े गुटों के अंदर में, दुनिया के दो बड़े गुटों के अंदर में यह युद्ध लड़ा गया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो दुनिया का दो बड़ा गुट कौन सा है। तो हम कह सकते हैं कि एक था मित्र देश और एक थी केंद्रीय शक्तियां। हम कह सकते हैं कि एक था मित्र देश, एक जो दुनिया के गुट हुआ करते थे उस गुट को हम क्या कहते थे, तो एक मित्र देश कहते थे। और इसी मित्र देश को आप कई बार मुख्य देश के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी एक शक्तियां हुआ करती थी, आपको पता है, दूसरी को हम केंद्रीय शक्तियां कहते हैं। दूसरी को हम क्या कहते हैं, तो हम इसे केंद्रीय शक्तियां कहते हैं। तो एक मित्र देश है, एक केंद्रीय शक्तियां। अब सवाल उठता है कि मित्र देश में कौन कौन है। तो मित्र देश में सबसे पहले जो नाम आपको लेना है वो नाम आएगा आपका फ्रांस का, वो नाम आएगा रूस का, वो नाम आएगा ब्रिटेन का, वो नाम आएगा ब्रिटेन का, वो नाम आएगा रूस का। और आपको पता है कि आगे चलकर इसमें अमेरिका भी शामिल हो जाएगा। इसी के अंदर में ये युद्ध चलेगा। ये तीनों देश प्रमुखता से 1914 में युद्ध को शामिल करेंगे। लेकिन 1917 के अंदर में इसमें एक और देश ऐड हो जाएगा, इसमें एक और देश ऐड हो जाएगा चौथे नंबर पे, और वो देश कौन सा होगा, वो देश अमेरिका होगा। कई बार एग्जाम में सवाल पूछेगा कि अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में कब शामिल हुआ। तो मेरे दोस्तों आप क्या कमेंट करोगे, आप करोगे 1917 में यह देश में शामिल हुआ, मित्र देश की ओर से लड़ा गया। दूसरा एक और है पार्ट जिसको आप कहते हो केंद्रीय शक्तियां। अब इन केंद्रीय शक्तियों में कौन है भाई, तो केंद्रीय शक्तियों में सबसे ऊपर जिसका नाम आता है, जिसे आप कहते हो जर्मनी, जिसे आप क्या कहते हो, तो उसे आप कहते हो जर्मनी। दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो आपको याद ही होगा, ऑस्ट्रिया का नाम सुना होगा आपने, हंगरी का नाम सुना होगा आपने, ऑस्ट्रिया हंगरी का नाम सुना होगा आपने। और तीसरे नंबर पर अगर किसी एक देश को रख सकते हो तो वो हो सकता है आपका ऑटोमन साम्राज्य। कौन सा हो सकता है, जिसे आप तुर्की कहते हो, ऑटोमन साम्राज्य। और चौथे नंबर पर अगर किसी को रखना है तो आप रख सकते हो, और उस देश का नाम होगा बुल्गारिया, बुल्गारिया। तो मूलतः दुनिया की दो बड़ी शक्तियां, दुनिया का दो बड़ा ढर्रा इस युद्ध को लड़ रहा है। एक तरफ मित्र देशों की सूची है, एक तरफ जो है साथियों मित्र देश है, तो दूसरी तरफ कौन है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियां हैं। इन मित्र देशों की तरफ से फ्रांस, ब्रिटेन और रूस और अमेरिका है, जबकि केंद्रीय शक्तियों की तरफ से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन और बुल्गारिया है। अब यहां पर दो उपाय हैं। एक तो कि मैं यहीं पर इस कहानी को रोक दूं और यहां से यहीं पर इस कहानी को रोक दूं, यहीं पर इस कहानी को रोक दूं और मैं यहां से डायरेक्टली नेशनल मूवमेंट पढ़ा दूं, या थोड़ा सा वर्ल्ड वार के बारे में और बता दूं। थोड़ा सा वर्ल्ड वार के बारे में अगर मैं बता दूंगा तो आपको काफी ज्यादा फायदा कर जाएगा, आपको काफी ज्यादा लाभ कर जाएगा। तो क्या करूं बताइए, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा वर्ल्ड वार के बारे में बता दूं। और नहीं तो एक और उपाय है कि क्या उपाय है, उपाय यही है कि जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अगर ये पढ़ाने लगूंगा तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा। ठीक है, हम भारत वाला पार्ट नहीं, ठीक है चलिए वर्ल्ड सर इसमें भारत वाला पार्ट बता दीजिए। मेरे भाई कह रहे हैं, अंकित सिंह कह रहे हैं कि सर भारत वाला पार्ट बता दीजिए। तो ठीक है मेरे भाई, मैं भारत वाला पार्ट बता देता हूं। भाई पुराने बैच में भी फ्री मिलेगा, डोंट वरी, आप चिंता बिल्कुल ना करें। ठीक है, ठीक है। तो ये तो वर्ल्ड वार हो गया, इन दोनों देशों के बीच में लड़ा गया। लेकिन इसमें भारत की क्या भूमिका है, तो भारत की भूमिका को समझने के लिए जरा गौर कीजिए। भारत की भूमिका समझिए। एक तरफ मैं क्या कह रहा हूं कि एक तरफ हमें मतलब है ब्रिटेन से, इधर ब्रिटेन है, और दूसरी तरफ हमें मतलब है ऑटोमन साम्राज्य से। दूसरी तरफ हमें किससे मतलब है, ऑटोमन साम्राज्य से। हमें इन दो देशों से ही मतलब है। जबकि आप यहां देखिए, आप यहां देखेंगे तो आपको दिखेगा यहां फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका है। तो मैंने इन चारों में से किसे बाहर निकाला है, इन चारों में से ब्रिटेन को बाहर निकाला है, और इनमें से किसको बाहर निकाला है, तो इनमें से मैंने ऑटोमन साम्राज्य को बाहर निकाल लिया। हमें सिर्फ इन दो देशों से मतलब है। अब समझिए मामला क्या था। अब ये दोनों हो गए, और भारत का पक्ष भी देख लेते हैं। यहीं पर एक भारत को देख लेते हैं। भारत जब पढ़ रहे हैं तो मजेदार तरीके से पढ़िए, सुनिए। अब होता क्या है कि चूंकि अगर ब्रिटेन युद्ध में शामिल है
तो ऑटोमेटिकली ब्रिटेन क्या करेगा, अपने सैनिक को लाने के बजाय ये क्या करेगा, भारत पर, आप जानते हैं कि भारत पर किसका शासन है, तो भारत पर ब्रिटेन का शासन है। अब जब भारत पर ब्रिटेन का शासन है तो भारत के सैनिक जो हैं, भारत के सैनिक क्या हो जाएंगे, युद्ध में शामिल होंगे। सैनिक क्या हो जाएंगे, तो विश्व युद्ध में भारत के सैनिक जो है युद्ध में शामिल कर लिए जाएंगे। अब भारत के जब सैनिक युद्ध में शामिल किए जाएंगे तो यहां पे सैनिकों में भी दो गुट होगा, एक गुट वो होगा जो अंग्रेजों में हिंदू वालों का होगा और एक गुट होगा जो होगा मुसलमानों का होगा, यही होगा। तो आप समझिए कि यहां पे मामला कहां बिगड़ता है, यहां पर मामला ये बिगड़ता है कि भारत के सैनिक ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल होते हैं, तो युद्ध में शामिल होने से पहले अंग्रेज जो है वादा करते हैं। वादा क्या करते हैं भाई, तो अंग्रेज सबसे पहले दो तरह का वादा करते हैं। पहला वादा ये करते हैं कि युद्ध जब समाप्त होगा, जब ये वादा करते हैं कि युद्ध जब समाप्त होगा, पहला वादा करते हैं कि युद्ध जब समाप्त होगा तो युद्ध समाप्ति के बाद भारत में स्वशासन की मांग को ये मजबूत करेंगे, यानी भारत के नेता जो स्वशासन की मांग कर रहे हैं उस स्वशासन की मांग को ये पूरा करने में इनकी मदद देंगे। अंग्रेजों ने इनको लॉलीपॉप दे दिया। और इधर मुस्लिम लीग को भी कहा कि आप चिंता ना करें, हम आपका भी समर्थन करेंगे। आप समझिए कि मुस्लिम लीग, ये तो आईएनसी को वादा किया, मुस्लिम लीग को इन्होंने क्या वादा किया, मुस्लिम लीग को साथियों इन्होंने क्या वादा किया, तो मुस्लिम लीग को इन्होंने कहा, मुस्लिम लीग ने कहा कि आप ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो आप हमसे वादा कीजिए कि ऑटोमन साम्राज्य को आप छुएंगे भी नहीं। मतलब ब्रिटेन के खिलाफ कौन कौन से लोग हैं, जरा ध्यान दीजिए। ब्रिटेन के खिलाफ कौन है, तो भारत के मुसलमान क्या कहेंगे कि हम आपकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे, आप जर्मनी को मार के उड़ा दीजिए, ऑस्ट्रेलिया को उड़ा दीजिए, बुल्गारिया को उड़ा दीजिए, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि आप ऑटोमन साम्राज्य को मत छूना। क्यों मत छूना भाई, भारत के मुसलमानों ने कहा कि आप ऑटोमन साम्राज्य को मत छूना। क्यों, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य को आप किस नाम से जानते हो, तो ऑटोमन साम्राज्य को आप एक देश के नाम से जानते हो जिसको कहते हैं तुर्की। अब तुर्की क्यों महत्वपूर्ण है, तुर्की इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस्लाम, तुर्की का जो सुल्तान होता था, सुल्तान का मतलब क्या, राजा, जो तुर्की का सुल्तान होता था उसे खलीफा का पदवी दिया गया था, यानी वो खलीफा था। जो इस तुर्की को ही हम किस नाम से जानते हैं, तो ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तुर्की का जो खलीफा था मेरे दोस्तों, उस खलीफा जो है वो उस खलीफा एक बहुत बड़ा धर्मगुरु होता था। मतलब यूं कहें कि इस्लाम का सर्वोच्च धार्मिक गुरु, इस्लाम का सर्वोच्च धार्मिक गुरु। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हम अपना समर्थन आपको देंगे, लेकिन ब्रिटेन आप हमसे वादा कीजिए कि आप दुनिया में जब प्रथम विश्व युद्ध लड़ेंगे तो आप ऑटोमन साम्राज्य को छुएंगे भी नहीं। क्यों नहीं छुएंगे, क्योंकि हमारे धर्म के सबसे बड़े खलीफा जो हैं, हमारे धर्म के जो सबसे बड़े गुरु हैं, वो गुरु क्या रहेंगे, तो हमारे धर्म के सबसे बड़े गुरु जो हैं, वो जो हमारे गुरु हैं वो इस्लाम के सर्वोच्च धार्मिक गुरु हैं और हम चाहते हैं कि आप इनको ना छुएं। तो ब्रिटेन ने कहा कि ठीक है भाई, हम इनको ना छुएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। हमने जब जिससे जो वादा किया है, जिससे जो वादा किया है वो वादा हमने पूरा किया है। अब वैसी परिस्थिति के अंदर में हम आपसे तो बिगड़ नहीं सकते, और ऐसी परिस्थिति के अंदर में इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आप एक काम करिए, हम इसको नहीं छुएंगे, आप समर्थन दीजिए। और इतना कहने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी प्लस मुस्लिम लीग दोनों ने अपना समर्थन दिया और भारत के सैनिक विश्व युद्ध लड़ने के लिए ब्रिटेन की तरफ से गए। जब भारत के सैनिक ब्रिटेन लड़ने की तरफ से गए तो अंग्रेजों ने सबसे पहले ताबड़तोड़ हमला ऑटोमन साम्राज्य पे शुरू कर दिया और ऑटोमन साम्राज्य पर मार के इस ऑटोमन साम्राज्य को तहस नहस कर दिया, टुकड़े कर दिया। तो भैया उसके बाद मुसलमान क्या होंगे, मुसलमान खुश होंगे कि नाराज होंगे, और मुसलमान जो है नाराज हो गए। मुसलमानों ने कहा कि तुमने हमारे धर्म के, जैसे इस हिंदू धर्म के अंदर में आदि शंकराचार्य हैं, इस्लाम के ईसाई धर्म के अंदर में पोप हैं, पोप आपको पता होगा दुनिया में एकमात्र पोप वो हैं, उसी प्रकार से इस्लाम के अंदर में खलीफा हैं और तुमने खलीफा को जो है क्या कर दिया, तुमने नाबूद कर दिया, और ये तुम गलत कर रहे हो। तब जाकर मुस्लिम लीग नाराज हो गया और मुस्लिम लीग नाराज होकर इसने कहा कि अब हम ब्रिटेन का साथ नहीं देंगे। और यही कारण था कि जब 1915 के अंदर में बैठक बुलाई गई मुस्लिम लीग की और 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, और इसी लखनऊ समझौता से अंग्रेजों की नींद हराम हुई और लखनऊ समझौता में कांग्रेस और मुस्लिम लीग अपने एक समझौते पर आए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने मुसलमानों के साथ धोखा किया था, उनको भरोसा दिलाकर ऑटोमन साम्राज्य पर कि हम उनको छुएंगे भी नहीं, और इधर मार बम मार गोली इसको धुआं कर दिया। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आगे आपको पता चलेगा कि ऑटोमन साम्राज्य टूटेगा, सेवर्स की संधि होगी 1920 के अंदर में, और सेवर्स की संधि के बाद तुर्की के अंदर में एक पगला सुल्तान आएगा जिसको आप क्या कहते हैं, तो एक पगला सुल्तान आएगा जिसको आप कमाल पाशा कहते हैं, और अंततः कमाल पाशा कहेगा कि तुम लोग इस्लाम भूख रहे हो, एक काम करते हैं, और अंततः 1924 में ये क्या करेगा, तो तुर्की को एक सेकुलर कंट्री बना देगा, बोलेगा ना रहेगा बाजा ना बजेगी बांस, और कहेगा कि इस देश का कोई धर्म नहीं है, अब हमारा इस्लाम धर्म नहीं रहा, अब हम एक सेकुलर कंट्री हो गए हैं, और अंततः 1924 के अंदर में ये क्या करेगा, तो ये इसे एक सेकुलर कंट्री के रूप में घोषित कर देगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है भाई, वर्ल्ड हिस्ट्री कराया जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री अगर जिसके सिलेबस में होगा वर्ल्ड हिस्ट्री वो विशाल करा दिया जाएगा। इतना कॉपी पेस्ट आप कर रहे हैं, कम से कम अभी तक आप 100 बार कॉपी पेस्ट कर चुके होंगे विशाल। तो मेरा ये मानना है कि आप चिंता बिल्कुल ना करें, आपको शब्द क्या होता है। तो होम रूल जो है एक आयरिश वर्ड है, ये जो वर्ड है होम रूल, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है, ये जो होम रूल शब्द है मेरे दोस्तों, या होम रूल एक आयरिश शब्द है, आयरिश शब्द है, आयरिश वर्ड है। आयरिश वर्ड कहने का मतलब क्या कि आयरलैंड में इस वर्ड का जन्म हुआ होगा, आयरिश वर्ड है। अब सबसे पहले तो ये सवाल होता है कि आयरिश अगर ये शब्द है तो इस शब्द के प्रणेता कौन है? कोई तो पहला एक व्यक्ति होगा ना, पहली बार जिसने होम रूल अपने मुंह से निकाला होगा, इस शब्द को पैदा किया होगा, तो उस शब्द पैदा करने वाले व्यक्ति का नाम रेडमैंड है। कौन है? रेडमैंड है। अब सवाल उठता है कि जो रेडमैंड है ये कौन थे भाई? तो रेडमैंड साथियों एक आयरलैंड के नेता हुआ करते, तो हम कह सकते हैं कि ये आयरिश नेता हुआ करते थे, आयरलैंड के नेता थे, उन्होंने अपने मुंह से पहली बार एक शब्द को जन्म दिया जिसका नाम था होम रूल। अब सवाल ये उठता है कि जब होम रूल शब्द दिया गया तो उस होम रूल शब्द का मतलब क्या होता है? कोई वर्ड का मतलब तो होगा, होम रूल का कोई शब्द का तो मतलब होगा। तो होम रूल जो शब्द है, इस होम रूल शब्द का मतलब क्या होता है? तो इस होम रूल शब्द का साथियों, इस शब्द का मतलब क्या होता है? तो इसने भारत के अंदर में कहा नहीं, दुनिया के अंदर में होम रूल का मतलब क्या है? तो होम रूल का मतलब होता है स्वशासन। होम रूल का मतलब होता है स्वशासन, यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस देश पर उसी देश का नागरिक शासन करे तो उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको स्वशासन कहते हैं। मतलब भारत के अंदर में अगर भारत पर अंग्रेज ना शासन करके अगर भारत पर भारतीय लोग शासन करें तो हम उसे कहेंगे कि यह एक स्वशासन है। मतलब स्वयं के द्वारा अपने लोगों पर अपनों द्वारा शासन किया जाना भारत में स्वशासन की बात होती है।
अब दूसरी बात है कि भारत के अंदर में जब हम होम रूल की बात करते हैं, जब हम भारत में होम रूल की बात करें, तो भारत के अंदर में अगर हम होम रूल की बात करें, तो भारत में होम रूल की जब हम बात करते हैं, तो भारत में जब होम रूल की बात करते हैं, तो यहां दो लोगों का नाम निकल के आता है। एक नाम आता है जिसे आप कहते हो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे व्यक्ति का नाम है साथियों एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। अब सवाल उठता है कि क्या भारत में भी यही मतलब था? क्या भारत के अंदर में भी इस होम रूल शब्द का मतलब यही वाला था? अनिकेत जी क्या सवाल है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका, ये बताइए। आप पहले पूछ लीजिए, पढ़ाऊं नहीं, पहले आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं, क्योंकि आपका अपना सवाल तो महत्वपूर्ण है, बाकी ये जो 8-9 हजार लोग लाइव हैं ये मूर्ख हैं। यही है, ठीक है, अब पढ़ाने दीजिए। हो गया, अब कमेंट ले लिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, अब ये एनी बेसेंट जो है, इन एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और दूसरी तरफ एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट ने कहा कि हम सिर्फ स्वशासन की मांग नहीं करते हैं। इन्होंने कहा कि हम सिर्फ स्वशासन की बात नहीं करते हैं, और इन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश शासन के अधीन, एग्जाम में यही गलती होती है, ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की मांग करते हैं, ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की मांग करते हैं। और भारत में हम सिर्फ स्वशासन नहीं, हम चाहते हैं कि भारत में हम ब्रिटिश शासन सबसे ऊपर रहे, लेकिन उसके अंदर हमारा शासन हो और हम सब जो है अपने तरीके से इस पर काम कर सकें। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्या ये सभी लोगों पे क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप मुझे बता दीजिए कि यस सर, तो हम लोग फिर इसकी शुरुआत कर लेंगे। सर एनी बेसेंट के बारे में कुछ बता दीजिए। चलिए ठीक है, एनी बेसेंट के बारे में कुछ बता देते हैं। आज आप लोग पढ़ाने नहीं दीजिएगा, मुझे समझ में आ गया है। आइए कोई बात नहीं, चलिए अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ऐसे एनी बेसेंट ठीक है, आइए। एनी बेसेंट का नाम यहां पर आता है तो बहुत लोग ये चिंता में आ जाते हैं कि सर आखिर ये महिला कौन थी? हु वाज दिस एनी बेसेंट? तो मूल रूप से एनी बेसेंट एक आयरिश मूल की महिला हुआ करती थी, आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था। अब सबसे पहले हम बात कर ले तो इनका जन्म कहां हुआ था? तो आप जानते हैं, आप कहते हैं कि इनका जन्म जो है आयरलैंड में हुआ था, ठीक है। 1847 के अंदर में, 1847 में इनका जन्म हुआ। मूल रूप से इनका जन्म जो है आयरलैंड में हुआ। इनकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा सब कुछ ब्रिटेन में हुई, शिक्षा दीक्षा जो है सब कुछ ब्रिटेन में हुई। और आपको याद होगा कि 1893 के अंदर में धर्म संसद लगा था, जिसमें हमारे विवेकानंद गए थे। आपको याद होगा, स्वामी विवेकानंद गए थे, याद है? आपने स्कूल में पढ़ा होगा, स्वामी विवेकानंद गए थे। और इसी धर्म संसद के अंदर में जिसमें स्वामी विवेकानंद गए, जब ये धर्म संसद चल रहा था, तो ये जब समाप्त हुआ 1893 के अंदर में, शिकागो के अंदर में हुआ था विश्व धर्म संसद। तो इसमें इसी धर्म संसद जैसे ही ये शिकागो में समाप्त हुआ, तो शिकागो में समाप्ति के बाद ये इतना ज्यादा इससे प्रभावित हो गए कि 1893 में ही ये भारत आ गई। यहां पर इतना ज्यादा ये मोटिवेट हो गए कि ये 1893 में भारत आ गई। मूल रूप से ये जो महिला थी मूल रूप से ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य हुआ करती थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मतलब क्या हुआ? थियोसॉफिकल सोसाइटी को अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मतलब ये हुआ कि बड़े लोगों की सोसाइटी, उच्च वर्ग का समाज, जैसे अंबानी अडानी, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका थॉट प्रोसेस अलग है। तो एनी बेसेंट 1893 के अंदर में भारत आई, और भारत आई तो ये जो है भारत की होकर रह गई। भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो भारत आने का उद्देश्य अगर आपसे कोई पूछे तो भारत आने का उद्देश्य क्या था, ये भी एक सवाल हो सकता है। बिल्कुल, भारत क्यों आई? तो भारत आने का उद्देश्य बड़ा सिंपल था। भारत आने का इस महिला का उद्देश्य बड़ा सिंपल था, और वो उद्देश्य था कि थियोसॉफिकल का प्रचार प्रसार करना। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो हुआ करती थी, उस थियोसॉफिकल का क्या करना? तो थियोसॉफिकल का प्रसार करना, थियोसॉफिकल का साथियों प्रसार करना जो है इनका मूल उद्देश्य हुआ करता था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी बाजार में खूब ज्यादा जानी जाए, खूब ज्यादा इनका प्रचार प्रसार हो। लेकिन जब ये भारत आई तो भारत के अंदर में जब इनका सामना हुआ तो भारत में सामाजिक कुरीतियों को देखा। भारत के अंदर में जो सामाजिक कुरीतियां थी, उन सामाजिक कुरीतियों को देखा, और सामाजिक कुरीतियों को देखने के बाद, सामाजिक कुरीतियां कैसे? जैसे हमारे यहाँ विधवा विवाह में लोग भरोसा नहीं करते थे, हमारे यहाँ बाल विवाह हो जाता था, हमारे यहाँ बाल विवाह की बड़ी स्थिति खराब थी। उसके अलावा अगर बात करें तो हमारे यहाँ महिला शिक्षा की बात कर लें तो महिला शिक्षा समाज में नगण्य था। मतलब मूल रूप से अगर हम बात करें तो इन्होंने महिलाओं के, जो भारत के महिलाओं की समस्या थी, महिलाओं के अधिकार की बात थी, जाति प्रथा की बात थी। महिला के अधिकार, आप जानते हैं कि महिलाओं का अधिकार नहीं था। महिला के अधिकार की बात हो, जाति प्रथा की बात हो, महिला के अधिकार की बात हो, जाति प्रथा की बात हो, इन तमाम प्रथाओं को जब देखा इन्होंने तो इनको लगा कि भारत में जो है महिलाओं का काफी ज्यादा शोषण हो रहा है, और तब जाकर इन्होंने भारत के अंदर में एक सामाजिक सुधारक की भूमिका भी निभाई। और ये जब सामाजिक सुधारक की भूमिका निभा रही तो धीरे-धीरे इस महिला को भारत आने के बाद भारत की जो सनातन संस्कृति है, जो भारत की सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति से, यानी कुल मिलाकर कहें इसे हिंदू धर्म के प्रति काफी ज्यादा लगाव हो गया। अगर एक लाइन में कहें तो हिंदू धर्म से इसे लगाव हो गया। अब जब हिंदू धर्म से इस महिला को लगाव हो गया तो इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, और अंततः 1899 के अंदर में, 1899 में इन्होंने क्या किया? तो बनारस के अंदर में एक कॉलेज खोला। बनारस में इन्होंने क्या किया? तो बनारस में इन्होंने हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की। किस चीज की स्थापना की? हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की। हिंदू सेंट्रल कॉलेज की इन्होंने क्या की? तो हिंदू सेंट्रल कॉलेज की इस महिला ने स्थापना की। जब हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई तो स्थापना करने के बाद ये कॉलेज को चला रही थी। 1899 में स्थापना हुई, धीरे-धीरे ये चल रहा था। आगे चलकर इनके साथ इनके एक मित्र बनेंगे, उस मित्र का नाम होगा मदन मोहन मालवीय, और मदन मोहन मालवीय इनके साथ गेम कर देंगे। गेम क्या होगा? 1913 ईस्वी के अंदर में मदन मोहन मालवीय जो है शामिल होंगे इनके साथ। मदन मोहन मालवीय जो है इनके दोस्त बनेंगे। दोस्त बनने के बाद बीएचयू के बोर्ड में शामिल होंगे, सॉरी हिंदू सेंट्रल कॉलेज के बोर्ड में शामिल होंगे। 1913 के बाद 1915 आएगा। 1915 में एनी बेसेंटे को बाहर निकाल के ये क्या बन
जाएंगे तो ये एक एक्ट पारित करेंगे, जिस एक्ट का नाम होगा बीएचयू एक्ट 1915, और ये बीएचयू एक्ट 1915 बनाकर 4 फरवरी को इसका नाम बदल देंगे, और अंततः 4 फरवरी 1916 को महात्मा गांधी इसका फीता काट देंगे। उसी कॉलेज का रंग पेंट कर दिया, उसको पेंट पोचारा करके उसका नाम बदल दिया, और महात्मा गांधी उसका उद्घाटन करेंगे, और उस संस्था का नाम क्या होगा, तो संस्था का नाम बदल दिया जाएगा। यही इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और उसका नाम हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू जिसे आप कहते हैं। बीएचयू का पुराना नाम क्या था, इस बीएचयू का उद्घाटन महात्मा गांधी 4 फरवरी को कर देंगे, और वो जो हिंदू सेंट्रल कॉलेज हुआ करता था उसका नाम परिवर्तित हो जाएगा, नाम में परिवर्तन होगा, और नाम परिवर्तन करने के बाद ये महिला जो है अपना इस पर कंट्रोल खो देगी, और मदन मोहन मालवीय इसके प्रणेता के रूप में बन जाएंगे, और ये धीरे धीरे आगे चलेंगे। आपको पता है, क्लियर है ये बात। उसके बाद इस महिला की बात करें तो आपको पता है कि महिला धीरे धीरे और भी काम करेंगी, और 1900 जब बात निकली तो इनको पूरा निपटाई देते हैं। 1916 में ये महिला होम रूल के दौरान गिरफ्तार भी होंगी, ये अपना होम रूल करेंगी, होम रूल के दौरान जो है ये महिला अरेस्ट हो जाएंगी। अरेस्ट होने के बाद इसी महिला की बात करें तो 1917 में ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनेंगी। ये क्या बनेंगी, तो कांग्रेस की अध्यक्ष बनेंगी, कांग्रेस की अध्यक्ष बनेंगी। अध्यक्ष बनने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। 1930 में ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन जाएंगी। गोलमेज 30 नहीं 31 कहिए, द्वितीय गोलमेज में गई थी, गोलमेज में भाग लेंगी, और अंततः 1933 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। 1933 के अंदर में इस महिला की मृत्यु हो जाएगी, इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये कुल मिला के मेरे भाई जिन्होंने भी सवाल पूछा था उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने